ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंट से रिलेटेड रेशनल नंबर के एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे, एक्सपोनेंट एंड पावर के। आज हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल्स हमने देखा था √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 7। ठीक है, इस तरह के नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सर्ड्स। इरेशनल नंबर्स का एक टाइप होता है सर्ड। सर्ड क्या होता है? एक ऐसा नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो जहाँ पर ए क्या हो? एक रेशनल नंबर हो। ए क्या होगा? आपका एक रेशनल नंबर होगा। इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं? सर्ड्स कहलाते हैं। ए जिसमें एक कह जाता है आपका रेडिकेंड, ठीक है, और एन आपका होता है इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? आपके सर्ड्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ सर्ड्स क्या होगी? पहचानेंगे कैसे? आइडेंटिटी ऑफ सर्ड, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है, अब हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 में से 2 की पावर क्यूब विच इज इक्वल टू 2, और 2 क्या होगा? आपका ही रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ये एक सर्ड नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 + 4√3। 7 + 4√3, अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। तो ये हमें क्या दे देगा? अंडर रूट में 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 प्लस √3। तो ये तो क्या है? सर्ड है, और ये एक रेशनल नंबर है। तो दोनों का सम, सर्ड और रेशनल नंबर का सम हमें एक सर्ड देता है। तो ये एक सर्ड होगा। एक और नंबर जैसे हम बात करें 1 प्लस √3, तो ये सर्ड नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो बैठा हुआ है ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर अगर हमारे इस तरह के किसी भी फॉर्मेट में एन और ए के फॉर्मेट में हो तो हमेशा एक ऐसा होना चाहिए, आपका एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ए रेशनल नंबर है तो वो सर्ड है, अगर वो ए रेशनल नंबर नहीं है तो वो सर्ड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द नंबर इज सर्ड और नॉट। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ √3, अब ये सर्ड है या नहीं है इसके बारे में अब हमारे दिमाग में आता है कि ये तो एक इरेशनल नंबर है, इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो तो इरेशनल नंबर है, लेकिन क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? और सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 1/3। और ये नंबर जब सॉल्व होगा तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1/6, और इसको हम लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ 3, और दिस नंबर इज सर्ड। लेकिन इससे पहले वाला जो एग्जांपल दिया गया था ना, उसमें क्या था? 1 प्लस √3, इन दोनों का सम, ये तो एक इरेशनल नंबर था ना। जब ये एक इरेशनल नंबर है तो
फिर ये सर्ड नहीं हुआ। तो सर्ड की पहचान क्या होती है? इस तरह से। कभी कभी थोड़ा सा देखने पर नहीं लगता है कि अरे इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तब इस फॉर्मेट में आया, जब फाइनल फॉर्मेट गया इसका ये, और ये एक सर्ड का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्ड्स होता है, इस कौन सा नंबर सर्ड है और कौन सा नंबर सर्ड नहीं। ठीक है, जैसे कि एक नंबर हम देखें, सिंपल सा ही एग्जांपल 64। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, फोर्थ इधर 4 है तो 1 2 3 4 ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 4। तो ये नंबर क्या होगा? एक सर्ड होगा। ठीक, इस तरह से हम इसकी पहचान कर लेते हैं सर्ड होगा या नहीं होगा। और इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसकी पहचान करते हैं कि कोई नंबर सर्ड है या नहीं है। ठीक है, अब इसका अलजेब्रा या इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उससे कि कुछ सर्टेन नियम्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, वो इनमें आप फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है m और a मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 1/n, और ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा तो a की पावर क्या आएगा? m प्लस n डिवाइडेड बाई mn। और इस पूरे नंबर को हम लिख सकते हैं mn और ब्रैकेट में a की पावर m प्लस, जो डिनोमिनेटर में बैठा होता है। सिंपल इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर x की पावर n इज इक्वल टू y है, तो अगर ये n इस तरफ जाएगा तो ये n कैसे जाएगा? y की पावर 1/n में जाएगा x। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, एक चम्मच सा ऐसे बना लो, इसमें n को बिठा दो और यहाँ पर y, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और n और a की पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर m/n। ठीक है, पहला लॉ, दूसरा लॉ, क्लियर? ठीक है, तीसरा, अगर x और एक नंबर n है और यहाँ a है और यहाँ पर n है, अगर ये x इसके अंदर जाएगा, तो इसकी पावर लेके अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n और x की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है, ये 2 वे प्रोसेस होता है बेसिकली। ये इधर से अगर ये x बाहर निकलेगा, अगर इस यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर जो है वही पावर इसके इक्वल है तो वो नंबर उससे बाहर आ जाता है। अगर कोई पावर नहीं लगी हुई है तो उसको हम 2 मानते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर, तो इसमें से यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा? 2 लिखा हुआ होगा, तो ये दोनों पावर इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक, सपोज करो कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल लिखा था कि 4 और 64 लिखा था, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 4 और 4 ये दूसरे के एक जैसे लग रहे हैं, तो ये केवल बाहर आएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 4/2 इस तरह से बचेगा। अगर 12√4s 12√3 अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अंडर रूट के अंदर अगर 12 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 3 इस तरह से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 2 है। अगर यहाँ पर 3 होता तो 12 इंटू 12 इंटू 2 12 इंटू 3 इस तरह से इसके कैलकुलेशन होते हैं। ये कुछ सर्टेन नियम होते हैं इसके कैलकुलेशन करने के। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम करेंगे तभी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, फिलहाल ये याद रखने हैं हमें। ठीक, इस तरह से हमको प्लस माइनस सर्ट्स में एक सर्ट्स होती हैं लाइक सर्ट्स और एक होती हैं अनलाइक सर्ट्स। लाइक सर्ट्स वो सर्ट्स होती हैं जिनके कुछ डेफिनेशंस होती हैं लाइक सर्ट कैसे? जिनके इंडेक्स एंड नंबर आर सेम, कैसे? जैसे अगर हम ऐसे बोलें कि √2
और 3√2। तो ये दोनों कैसी होंगी, लाइक सेट्स होंगी, क्योंकि सेट्स वाला पार्ट तो ये है ना, केवल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दिख रही हैं। हाँ, लेकिन √3 और √2 ये लाइक नहीं होंगी। लाइक सेट्स होने के लिए ज़रूरी क्या है कि उनके इंडेक्स और उनके नंबर भी इक्वल हों। तो जो लाइक नहीं होंगी वो कैसी होंगी, अनलाइक होंगी। तो जो भी प्लस माइनस होता है वो लाइक सेट्स के बीच में होता है। जो प्लस और माइनस का ऑपरेशन होता है वो लाइक सेट्स के बीच में होता है। जैसे कि 2√3 प्लस 4√3 लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√3। अगर ऐसा ना हो कि 2√3 प्लस 4√5 ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अपना आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, सपोज करो ये ऐसे होता 27, तो हम क्या करते, फिर हम इसको +4 करके यहाँ से क्या करते, 3 × 3 तो यहाँ पर 2 होगा तो एक जैसे 2 बार आ जाएंगे, तो 4 × 3 12√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3। अब इन दोनों के बीच का प्लस हो जाएगा क्योंकि इनकी जो सेट्स है वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 14√3। तो इक्वल सेट्स हमेशा प्लस माइनस में जाती हैं। ठीक, इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि सिंप्लीफाई √135। ठीक है, √135 को सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करना होगा, 135 के फैक्टर करने होंगे हमें। 135 के अगर हमें फैक्टर करने होंगे तो सबसे पहले हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 3 और तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए ये, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 5 × 3 × 3 × 3। तो इन दोनों में से केवल पेयर कितने बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा तो पेयर कितने बन रहा है, केवल 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 बार आ जाएगा 5 × 3 विच इज इक्वल टू 3 × 15। अगर ये यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर ऐसे होता 135, तो हम क्या, हमें प्राइम फैक्टर तो इसके पता थे, प्राइम फैक्टर क्या थे हमारे पास 3 × 3 × 3 × 5। तो एक जैसे कितने नंबर थे हमारे पास, 3 का एक जैसा नंबर था तो 3 बाहर आ जाएगा, तो √5। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट। एक और एग्जांपल 216, हमको बताइए क्या है, 6 × 6 × 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा तो 6 × 6। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन इस तरह से किए जाते हैं शर्ट्स के, कि किस तरह से उसमें से हम क्या पार्ट्स बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जो बैठा हुआ है उसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 4√1875। इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, आप करके बताएं। वीडियो पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, अपने सॉल्यूशन बताएं, आपका आंसर क्या आ रहा है वो लिख के रखें, फिर मेरे आंसर से उसको मैच कर लेना है। पॉज कर लीजिए वीडियो। ठीक है, अब इसमें जब हम 4th रूट लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर करने होंगे। इसके फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, और 4 जैसी शक्ल के कितने 5 कितने हैं 4, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा 4√3। हो गया समझ में, आगे समझ में। इस तरह से हम इन नंबर्स को करते हैं।
अब सर्ट्स के हमने अब देखा कि सर्ट्स है नंबर ही है, सर्ट्स लाइक अ नंबर ना, और जब नंबर है तो इसमें कुछ प्लस माइनस भी होता होगा, प्लस माइनस होता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए 15 अंडर रूट 6 माइनस 216 प्लस अंडर रूट 96, सॉरी 96। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन करने हमें अभी तो कोई क्लू है नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो इनके सबके। तो 2 इंटू 3 होगा तो इसमें से तो कुछ बाहर आने से रहा है, इसमें से क्या बाहर आ सकता है, अच्छा ये तो हमने पहले ही करके देख लिया। तो ये तो क्या हो गया 6 रूट 6 प्लस 96, 96 के क्या होता है फैक्टराइजेशन, 4 16 इंटू 6 96, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 4 इंटू 4, और इसके क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो जब हमने अंडर रूट का साइन लगाया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर कोई नहीं बैठा तो यहाँ पर कौन होगा 2, तो एक जैसे पेयर बना लो, 2 है तो 2 2 के शकल जैसे कुछ दिख रहा है कि 2 जैसे शकल की, एक तो ये रहे, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, बाकी का कुछ बाहर नहीं आ पाएगा। तो 2 इंटू 2, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर भी मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, और यहाँ पर कितना 6, और यहाँ पर माइनस का 6 अंडर रूट 6, और यहाँ पर क्या था आपका 15 अंडर रूट 6। अब ये सब में अंडर रूट 6 एक जैसा दिखने लगा है, तो 15 प्लस 4 19, 19 माइनस 6 13, तो 13 अंडर रूट 6, दैट इज योर आंसर। इस तरह से जब भी प्लस माइनस में सर्च दिए होते हैं तो उनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके एक जैसे नंबर जो भी बाहर निकल सकते हैं वो नंबर बाहर निकालने हैं, फिर उनके हमें प्लस माइनस करने होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए 6 अंडर रूट 16, 6 अंडर रूट 18 प्लस 3 अंडर रूट 8 माइनस 4 अंडर रूट 27। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले अभी तो हमें पता ही नहीं कि कौन से इक्वल हैं, कौन से नहीं है, कौन से लाइक सर्ट्स हैं, कौन से लाइक सर्ट्स नहीं हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3। इसके फैक्टराइजेशन हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके फैक्टराइजेशन हमें पता है क्या 3 इंटू 3 इंटू। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 3 का एक पेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है 2 लिखा है, तो एक जैसे 2 को बाहर निकाल दो एक बार, एक जैसे 2 कौन है 3, तो 6 इंटू 3, और यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो 6 अंडर रूट 2, और माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बार आ जाएगा, तो 12 अंडर रूट 3। फिर क्या आ जाएगा 18 और 6 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 3, और यहाँ से 12 को भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। कई जगह पे ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को भी कोई अंदर भेज दे तो 12 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 3। इस तरह से सर्ट्स के कैलकुलेशन किए जाते हैं। अब ये सर्ट्स का कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें अगर हमें 2 सर्ट्स दे रखी हों तो कौन सी सर्ट्स बड़ी होगी, कौन सी सर्ट्स छोटी होगी। इस तरह का कंपैरिजन कैसे करेंगे। 2 नंबर हमारे पास सिंपल लिखे रहते हैं, उसमें होता है कि 2 3 से बड़ा है, 4 3 से 2 3 से छोटा है, 4 3 से बड़ा है, या कोई सिंपल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनके बारे में तो हमें पता है, लेकिन इस तरह के नंबर्स को कैसे निकालते हैं।
इसको हमने कैलकुलेशन, इसको निकालने के लिए हमें अपना पुराना तरीका अपनाते हैं। पुराना तरीका कौन सा है? वो तरीका जो रेशनल नंबर्स को कंपैरिजन करने के लिए निकालते थे। हम कोई नंबर्स दे रखे होते थे P/Q की फॉर्म में, और उनको जब हमें कंपेयर करना होता था तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर इक्वल कर देते थे, या एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल कर देते थे। फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता था वो नंबर बड़ा हो जाता था। सिमिलरली इसमें भी वही केस होगा। इसमें जैसे हमारे पास 3√6 एक नंबर दे रखा है, ठीक है, और एक नंबर हमें दे रखा है 3√7, ठीक है। तो हमें पता है कि ये दोनों का, ये तो इक्वल है दोनों की, ये दोनों इक्वल है, तो ये इससे छोटा है तो फिर ये नंबर बड़ा हो जाएगा जब पावर इक्वल हो जाएंगी तब। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि जैसे हमारे पास 27/11 और 28/11 में कौन सा नंबर बढ़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है इसीलिए 28 बड़ा है, ठीक। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर लिखा है 1√1/2 एंड क्यूब रूट ऑफ 1/3, बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा इसमें। अच्छा, जिसका नंबर बड़ा होता है यहाँ पर कौन बैठा होता है, 2, जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पर 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना, करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, करने का तरीका, एलसीएम कितना, 6। अब नंबर्स को, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखो, 1/2 और यहाँ पर क्या 1/2 और यहाँ पर क्या आपका 1/3 और 1/, एलसीएम कितना है 6। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाना है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाना है। अगर डिनोमिनेटर को 6 बनाना होगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। और अगर हम किसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, तो उसके न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके डिनोमिनेटर में 2 से और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 से। तो अब हमारे पास नंबर हो गया 1/2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/6। इसमें एक स्टेप में कट कर दिया, उसको भी लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या हो गया 3/6 और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 1/3 की पावर 2/6। और हमने अभी पढ़ा था कि a की पावर ऐसे लिखा हुआ है m, तो दैट इज इक्वल टू a की पावर m/n। तो ये इस तरह से भी सही होगा, यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो इस जगह पे जाके बैठ जाएगा, यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठ जाएगा, मैं इसको चम्मच बोलता हूँ, इस चम्मच में जाके बैठ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर 3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/6, और इसको भी क्या लिख सकते थे 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/6। अब ये तो पार्ट इक्वल है दोनों का, तो अब ये जो नंबर बड़ा होगा इन दोनों में, जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 1/8 और 1/9 में कौन सा नंबर बड़ा होता है, सबको 9 देख के लगता है कि 9 बड़ा है, लेकिन नहीं, 1/8 बड़ा होता है। 1/8 इज ग्रेटर देन 1/9। जिसका न्यूमरेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, अगर न्यूमरेटर इक्वल है, इफ न्यूमरेटर आर इक्वल, देन जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा। तो हिंट में भी लिख लेना यहाँ पर थोड़ा सा याद करने के लिए, इसको AIM, ऐड इन मेमोरी, इफ न्यूमरेटर आर इक्वल, कंडीशन तो ये है पहले, इफ न्यूमरेटर आर इक्वल देन डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा, और इफ डिनोमिनेटर बड़ा देन नंबर छोटा। ठीक है, इस तरह से हम इसके बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। √7 माइनस √3 और √5 -1 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कर देना चाहिए कि ये नंबर बड़ा है, मान लिया हमने, लेट्स से ये नंबर बड़ा है। अच्छा, अगर
ये नंबर बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/√7 माइनस 1/√3 1/√5 माइनस 1 से छोटा होगा। 4 3 से बड़ा है लेकिन 1/4 1/3 से छोटा होता है, क्योंकि न्यूमरेटर इक्वल तो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर बड़ा। सिमिलर प्रोसेस इसमें भी होगा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद आता है एक टर्म रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन की अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। अब नेक्स्ट टॉपिक वही है। रेशनलाइजेशन करने के लिए ये जो नंबर होते हैं उस नंबर के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए इसको। रेशनलाइजेशन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज √5 प्लस 1 और √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, √7 प्लस √3 इज लेस देन √5 प्लस 1। क्या ये संभव है? √7 इंडिविजुअल कैलकुलेट करें तो √7 √5 से बड़ा है और √1 से ही बड़ा है, और √3 √1 से बड़ा। अगर ये नंबर इससे बड़ा है और ये नंबर भी इससे बड़ा है तो ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी कि हमने जो माना वो गलत माना। जब ये चीज़ सही है तो फिर ये भी सही होना चाहिए, फिर ये भी सही होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है, ये गलत है। तो यानी कि हमने जो माना वो गलत था। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत था, तो हमें ये मानना चाहिए कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन √7 माइनस √3। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। एक आध प्रैक्टिस के लिए और ले आएंगे, पहले रेशनलाइजेशन सीख लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि किसी भी शर्ट्स को एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना रेशनलाइजेशन होता है। जैसे अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देखें कि अगर हम बात करें √a और इसको रेशनलाइज करना है, यानी कि इस ये नंबर जो बैठा हुआ वो तो रेशनल होता है, इसको a में हमें लेके आना है। तो हमें कोई एक नंबर से x से हमने मल्टीप्लाई किया होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√a, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √a। तो ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, ये जो प्रोसेस था वो क्या होता है आपका रेशनलाइजेशन, और ये जो आंसर निकल के आया ये क्या हो गया आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसको निकालेंगे कैसे, किस तरह से करेंगे। अगर हम क्वेश्चन करें अगर हम इसको जनरलाइज करें कि इफ़ अब हमारे पास कोई नंबर ऐसे था ³ और इसको a में कन्वर्ट करना था, तो फिर से हमने वही x से मल्टीप्लाई किया होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 1/3 और a की पावर क्या आ गई होगी 2/3। तो 2/3 तो इसका क्या हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। अगर इसको हम जनरलाइज करें, इसको एक जनरल वे में हम पढ़ेंगे, जनरल वे में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे करेंगे। जनरल वे में, अच्छा, इसमें हमने देखा क्या, दोनों क्वेश्चनों में जो भी हमने किए थे उसमें क्या किया था हमने कि यहाँ तो a की पावर क्या थी 1/2, और जब हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर निकला तो क्या निकला a की पावर 1/2। जब a की पावर 1/3 थी तब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या निकला था a की पावर 2/3। जब a की पावर 1/4 होगी तब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 1 माइनस 1/4, a की पावर 3/4। हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली 1 में से माइनस कर रहे थे, 1 में से माइनस कर रहे थे, जो भी यहाँ पर 1 ऐसे दे रखा था तो हमने डायरेक्ट इस तरह से निकाल लिया। लेकिन अगर कोई नंबर इस तरह से दे रखा है n a की पावर m, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालो। यह क्वेश्चन ये था कि 3,
4 की पावर 5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालो। सॉरी, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। हमेशा n इज ग्रेटर देन n हमेशा n से बड़ा होगा। अगर n की वैल्यू m से बड़ी नहीं होगी तो इसमें से कुछ पार्ट कॉमन भी बाहर आ सकता था। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन को जैसे मैंने पहले लिखा था कि 3√4 की पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 3 और यहाँ पर 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तो 3 तो 4 बाहर आ जाता ना, तो क्या बचा, तो फिर हमें इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, चलिए इन जनरल केस में अगर हमें इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, यानी हमें इसमें क्या निकालना है, हमें a निकालना है। जब हमें a निकालना है तो a की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर सपोज करो कोई नंबर था x से हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें ये मिला a की पावर m/n। ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर क्या थी 1, तो x इज इक्वल टू a की पावर 1 डिवाइडेड बाई x की a की पावर m/n। तो यहाँ से a की पावर 1 माइनस m/n, यानी कि a की पावर n माइनस m/n। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या निकला, ये निकला। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर में हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में से जो यहाँ पर बैठा हुआ था उसमें से a की पावर माइनस करके और उसी नंबर का डिवीज़न कर दिया, अगर इस वाले क्वेश्चन पे अगर हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना होगा, इस वाले क्वेश्चन का अगर हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना होगा तो क्या निकला, n की जगह पर कौन है 5, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3/5 विच इज इक्वल टू 2/5, तो 4 की पावर 2/5 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए ये फोटो हमेशा याद रखना होगा आपको कि n माइनस m/n a की पावर n।